Hello and welcome student. Today we are going to discuss, first of all let me tell you myself Roshni, and today we are going to discuss the part 4th of Sehnai of Bismillah Khan. In part 3rd we have studied the whole entire life biography of Bismillah Khan, है ना। तो हमने पार्ट 3rd में क्या पढ़ा है, सारे इनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ा है, और पार्ट 4 में हम समराइज करेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। लेट मी टेल यू कि बहुत चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, सो इस पे आपको पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डेट, इवेंट्स, नेम सभी आपको याद करने पड़ेंगे, सो डैट इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। यानी कि आपका चैप्टर इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि इसमें डेट, इवेंट, सब नेम्स याद करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको समराइज करते हैं। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट होती है बच्चों, एक पुंगी प्लेयर से, पुंगी से स्टार्ट होती है। पुंगी बहुत इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसकी आवाज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लस अनप्लीजेंट थी। और उस टाइम हमारे राजा जो थे औरंगजेब थे, यानी कि हमारे ब्रिटिश के आने से पहले जो एम्परर थे हमारे इंडिया पे राज करते थे, वो कौन थे, औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब जो थे वो, उनको पुंगी की वॉइस बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से जितने भी एयरफील्ड इंस्ट्रूमेंट थे सभी पे उन्होंने बैन लगा रखा था, है ना। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैन था। तो एक समय आया कि जब नाई नाई मतलब बार्बर, बार्बर ने सोचा कि क्यों ना पुंगी के इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा इधर उधर किया जाए। तो उसने क्या किया, पुंगी एक तना लिया, तना किसको कहेंगे, बांस का कह दें या फिर कोई भी अदर लकड़ी का हो, ठीक है। तो उसका तना लिया और उन्होंने उसमें 7 छिद्र किए और थोड़ा सा वाइट एरिया रखा, और उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। जब एयरफील्ड करके बजाया तो उन्हें पता चला कि अरे ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी की वॉइस आ रही है, प्लस मेलोडियस आ रही है। तो उन्होंने उस सभा में पेश किया जहाँ पे औरंगजेब राज करते थे, है ना। जब उन्होंने उस सभा में पेश किया तो सभी, उसमें जितने भी सभा के लोग थे, उन्होंने बहुत पसंद किया और उन्हें वो म्यूज़िक वो साउंड बहुत अच्छा लगा। तो जब ये नया इंस्ट्रूमेंट था तो उसको नाम भी नया मिलने वाला था। तो फिर औरंगजेब के सारे जो राजा और जो भी रहते थे उनके सभा में, उन्होंने उसका नाम, सभी ने मिलकर नाम दिया शाह। शाह का मतलब क्या होता है, किंग होता है। और जबकि एक बार्बर ने बजाया था, जिसको बार्बर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, नाई, इस वजह से मिलकर उसका नाम हो गया शहनाई, है ना। तो शहनाई जो है एक बहुत पवित्र इंस्ट्रूमेंट माना गया, और उसे यूजुअली स्पेशल ओकेज़न, यानी कि जो पवित्र ओकेशन होते हैं, शुभ ओकेशन होते हैं, उस पर बजाने का बस इन्हें मिला। अब चलिए, अब शहनाई तो हो गई, पर शहनाई फेमस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खां की वजह से। अब ये कहानी स्टार्ट होती है, बिस्मिल्लाह खां जब 5 साल के थे तो वो बनारस में रहते थे, और उनका जो बनारस में उनका जन्म डुमरांव में हुआ था 13 मई 1916 में, ठीक है। इस 13, फिर से मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। 21 मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ डुमरांव में। इस चीज़ को मेंशन कीजिए, मैंने गलती कर दी, इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिए कि 21 मार्च 1916 में, 1916 में इनका जन्म हुआ डुमरांव में, ठीक है ना। जब ये 5 साल के थे तो ये क्या करते थे कि वहाँ पे विष्णु टेम्पल, जितने भी थे टेम्पल्स, वो सभी कभी कभी उसमें जाते थे। विष्णु टेम्पल नहीं, सॉरी, वहाँ पे जो टेम्पल्स थे वहाँ पे जाते थे, और इनमें कोई भी भेदभाव नहीं था। अब देखिए इनका शुरुआत कैसे हुआ, करियर का शुरुआत कैसे हुआ। जब ये 3 साल के थे, इनकी मम्मी मामा के घर ले गई। वहाँ पे मामा जो इनके थे अली बख्श, वो बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे, और उनको एक बार विष्णु टेम्पल में बनारस में जो है, वहाँ पे टूटी बुलाई जाती थी। टूटी मतलब जहाँ पे बहुत सारे शहनाई प्लेयर आते थे और अपने अपने कला को दिखाते थे। तो वहाँ पे उन्हें एक एक दो दो घंटे तक, घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, और उस तरीके से बिस्मिल्लाह खां का वहाँ पे क्रेज़ बढ़ने लगा, या फिर यूँ कहें तो इन्हें विरासत में अपने पेरेंट्स के द्वारा मिली है। इनके मामा ही नहीं, बल्कि इनके चाचा और पापा दादा, इनके चाचा, पापा, दादा, ये सभी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे। तो इस तरीके से इनको भी बहुत उसमें क्रेज़ आने लगा, और ये दिन दिन भर, रात रात भर, मतलब जब तक जगे रहते थे तब तक ये रियाज़ करते थे, और रियाज़ करने के बावजूद भी ये थकते नहीं थे। फिर उसके बाद अली बख्श, एक बार जब ये 14 साल के थे तो अली बख्श उनको इनको अली बख्श लेके गए थे, जहाँ पे उनकी शहनाई प्ले की होने वाली थी, उसमें ले गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने अपना शहनाई का दिखाया, जहाँ पे उनको बहुत सारे इंस्पायर हुए, और वहाँ पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली, और उन्हें बहुत अग्रसर होने के लिए कहा गया। उसके बाद इनकी लाइफ जो है वो कई सालों तक बनारस में रहे, बालाजी टेम्पल, मंगला मई टेम्पल और रिवर गंगा के साथ इन्होंने बहुत सारा समय व्यतीत किया। और ये भी बताते हैं कि रिवर गंगा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और रिवर गंगा के वजह से ही इतने सक्सेस ये हुए, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड राग थे वो सभी रिवर गंगा के वजह से ही बन पाए हैं।
फिर उसके बाद इन्होंने एक बार फेमस जब ज़ाहिर खान, यानी कि ये अपने क्या कहते हैं कि अपने इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत इंटरनेशनल भी प्लेयर हो चुके थे, शहनाई प्लेयर हो चुके थे। एक बार इन्होंने अफ़गानिस्तान में अपनी शहनाई की बजाई, तो वहाँ पे ज़ाहिर खान जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर हुआ और उन्होंने बहुत ज़्यादा रेयर गिफ्ट्स दिए, जैसे कि कारपेट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स इन्हें दिए। उसके बाद और इसी बीच इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जब ये गए थे 14 ईयर्स में, जो मैंने आपको बताना भूल गई थी, वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे अपने मामा के साथ। वहाँ पे उस्ताद फैज़ खान जो थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक टाइम तुम बहुत बड़े शहनाई प्लेयर बनोगे। अब इसी बीच यहाँ से इनका करियर का बहुत बड़ा स्टार्ट होता है बच्चों, जब आर रेडियो की शुरुआत होती है। आर रेडियो स्टार्ट होता है, इसका स्टेशन कहाँ होता है, लखनऊ में। और जब भी ये शहनाई प्ले करते थे तो रेडियो पर इनकी जो शहनाई की गूंज थी वो गूंजती थी और पूरी इंडिया में फैल चुकी थी। इसके बाद क्या होता है कि एक बार इनकी शहनाई प्ले को देखकर विजय भट्ट, यानी कि विजय भट्ट जो थे उस टाइम बहुत बड़े फेमस डायरेक्टर या फिर एक्टर जो भी कहें वो थे, उन्होंने इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए इनकी कि वो उन्होंने अपनी मूवी का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। और उसी बीच दिल का खिलौना टूट गया, ये सॉन्ग जो है उसमें उन्होंने अपने शहनाई का वादन किया है। और इसके साथ साथ कन्नड़ मूवी सनाथी अपन्ना भी इन्होंने अपना रुचि दिया है। इसके अलावा वो अपनी किसी भी फिल्म करियर से, जो ग्लैमर है कैरियर फिल्म करियर का, उनसे दूर रखे। उन्होंने कहा मुझे आर्टिफिशियल ज़िंदगी पसंद नहीं है, इस वजह से उन्होंने 2 ही अभी तक मूवी में साथ दिया। इसके साथ यूएसए लिंकन सेंट्रल हॉल परफॉर्म जब हो रहा था, लिंकन सेंट्रल हॉल में जब परफॉर्मेंस इन्होंने दिया यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, वहाँ भी इन्होंने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुए। प्लस वर्ल्ड एक्सपोजिशंस पे हुआ, यूनेट्रल ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था वहाँ पे इन्होंने भी परफॉर्म किया। इसके साथ साथ कॉन्स ऑफ आर्ट फेस्टिवल ओसाका ट्राइड फेयर, यानी कि जो जापान में है, यहाँ पे भी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, आप देखिए इसके बाद जब मैं आपको बोल रही हूँ कि इंटरनेशनली फेमस हो गए थे, तो यहाँ पे एक तेहरान जो ईरान में है, ईरान में एक मस्जिद, मस्जिद नहीं कह सकते, एक यूँ कहें तो वो म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम का नाम बदल के वहाँ पे रखा गया ताहार मोज़ाइक उत्साद बिस्मिल्लाह खां, इनके नाम पे वहाँ का रखा गया। यानी कि देखिए इनके इतने मतलब इनकी फेमस हो गए थे, जिनको वजह से इनके सुर के इतने लोग दीवाने हो चुके थे कि इन्होंने इनके नाम पे भी अपने म्यूज़ियम का नाम रखा था। इसके साथ साथ जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो वहाँ पे जब रेड फोर्ट में पहले ये शहनाई प्लेयर थे जिन्होंने अपनी शहनाई का वादन किया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा विचित्र और बहुत ज़्यादा अच्छे सुरों का इन्होंने वहाँ पे वादन किया, जिसकी वजह से पब्लिक से लेकर सभी बहुत इम्प्रेस्ड हुए। और उस टाइम हमारे चाचा नेहरू, जिनको हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फेमस स्पेस रेस्ट विद डेस्टिनी उन्हें दी। इसके बाद बच्चों सभी इतने फेमस होने के बाद भी उन्हें सबसे बड़ा सक्सेस 80 साल की उम्र में मिला, जब भारत रत्न मिला। इसके पहले पद्म भूषण अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके थे, लेकिन भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिलते समय उन्होंने एक चीज़ कही कि मैं सभी भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं, म्यूज़िक में क्रेज़ रखें, क्योंकि सबसे रिचेस्ट अगर चीज़ है हमारे इंडियन कल्चर की तो वो म्यूज़िक है। और इसी तरह करते करते आज भी हमारे बिस्मिल्लाह खान जहन में मौजूद हैं, हमारे दिलों में वास करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। और इसी साथ ये समरी ख़त्म होता है। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक से या फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से पूछें, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।